अब एक कंसेप्ट समझो डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का। अब आप एक कंसेप्ट समझो डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का। देखो, कभी कभी आपको एक्सचेंज रेट आईएनआर अपॉन यूएसडी में दे सकता है। यस, जो कि लेट्स से 83 है। और कभी कभी एक्सचेंज रेट यूएसडी अपॉन आईएनआर में भी दे सकता है, जो इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/83 हो जाएगा। 1/83, 0.0120। तो आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो, आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो लेट्स से, ठीक है। आपके लिए डोमेस्टिक करेंसी कौन सी होगी? ऑब्वियसली आईएनआर। तो आईएनआर विल बी डोमेस्टिक करेंसी फॉर यू एंड यूएसडी विल बी फॉरेन करेंसी फॉर यू। तो आपके लिए यूएसडी जो है वो फॉरेन करेंसी है, तो आपके लिए आईएनआर डोमेस्टिक करेंसी है एंड यूएसडी फॉरेन करेंसी है। जब जब आपको एक ऐसा एक्सचेंज रेट देखने मिले जिसमें डोमेस्टिक करेंसी इज योर प्राइस करेंसी एंड फॉरेन करेंसी इज योर बेस करेंसी, वो आपके लिए डायरेक्ट कोट होगा। वो आपके लिए डायरेक्ट कोट होगा। डीसी अपॉन एफसी, डी ऊपर इट इज इक्वल टू डायरेक्ट कोट। ये ऐसे याद रखना है, डी ऊपर है एंड वही डायरेक्ट कोट आपके लिए होगा। ठीक है, डी इक्वल टू डी। और जब जब आपको एक ऐसा एक्सचेंज रेट देखने मिले जिसमें आपकी डोमेस्टिक करेंसी बेस करेंसी बनती है और फॉरेन करेंसी प्राइस करेंसी बन जाती है, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट कोट होगा। तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट कोट होगा। अब देखो, आईएनआर अपॉन यूएसडी में कौन सी करेंसी बेस करेंसी है? अभी अपन लोग ने इतना डिस्कशन किया, तो यहाँ पे यूएसडी जो है ये बेस है और आईएनआर जो है वो प्राइस है। आईएनआर जो है वो प्राइस है। अब प्राइस करेंसी आपके लिए इस केस में डोमेस्टिक करेंसी है, आईएनआर इज योर डोमेस्टिक करेंसी एंड यूएसडी इज योर फॉरेन करेंसी। तो इस एक्सचेंज रेट में डीसी अपॉन एफसी देखने मिल रहा है अपन को। डोमेस्टिक करेंसी इज अप, इट इज फॉर्मिंग प्राइस एंड फॉरेन करेंसी इज इन द बॉटम, इट इज फॉर्मिंग द बेस। तो ये अपने लिए डायरेक्ट कोट हो गया, डी क्यू। ये अपने लिए डायरेक्ट कोट हो गया। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, इसमें प्राइस करेंसी में कौन सी करेंसी है? इट इज यूएसडी एंड यूएसडी अपने लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है। यूएसडी अपने लिए फॉरेन करेंसी है। सिमिलरली बेस में क्या है? आईएनआर। और एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए आईएनआर इज अ डोमेस्टिक करेंसी। तो एफसी अपॉन डीसी जहां पे है ये इनडायरेक्ट कोट हो गया। सो दिस इज ए इनडायरेक्ट कोट, दिस इज एन इनडायरेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो। सपोज आप हो यूएस इन्वेस्टर। अब अपन यूएस इन्वेस्टर के नजरिए से देख रहे हैं। सपोज यू आर एन यूएस इन्वेस्टर, आप गए ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट करने, ठीक है। आपको एक्सचेंज रेट आया ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन यूएस डॉलर का। यू आर अ यूएस इन्वेस्टर, आप यूएस इन्वेस्टर हो, आपको एक्सचेंज रेट आया एयूडी अपॉन यूएसडी। नाउ टेल मी, दिस इज अ डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट? तो सबसे पहले अगर आप यूएस इन्वेस्टर हो तो आपके लिए डोमेस्टिक करेंसी विल बी यूएसडी एंड आपके लिए फॉरेन करेंसी विल बी एयूडी। यस, डायरेक्ट कोट अगर होना है तो इट शुड बी डीसी अपॉन एफसी, डी फॉर डायरेक्ट कोट, डी फॉर डोमेस्टिक करेंसी, दोनों ऊपर। डीक्यू इज इक्वल टू डीसी अपॉन एफसी होना चाहिए। और इनडायरेक्ट कोट में वो एफसी अपॉन डीसी होना चाहिए। ठीक है, इसी का उल्टा। अब AUD is a foreign currency to me because I am an US investor and USD is a domestic currency to me.
ठीक है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी बेस है और फॉरेन करेंसी आपका प्राइस है। ये अपने लिए इनडायरेक्ट कोट बन जाएगा। ये अपने लिए इनडायरेक्ट कोट बन जाएगा। यस। नाउ अगर आप ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर होते तो सेम करेंसी का पेयर, सेम कोट आपके लिए क्या बन जाता? अगर आप ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर होते, सर अगर मैं ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर होता तो AUD will be my domestic currency and USD will be my foreign currency। तो ये मेरे लिए डायरेक्ट कोड बन जाता अगर मैं ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर होता। तो मेरा आपको बोलने का ये मतलब है कि one currency pair what is indirect quote to you will be a direct quote to someone else। सेम करेंसी AUD by USD आपके लिए हो सकता है इनडायरेक्ट कोट हो, पर हो सकता है सामने वाले के लिए ये डायरेक्ट कोट हो, बिकॉज वो अपने नजरिए से दिखेगा। सिमिलरली INR upon USD is a direct quote for an Indian investor, but it is an indirect quote for a US investor। Similarly, USD upon INR, it is an indirect quote for an Indian investor and direct quote because उसकी प्राइस करेंसी में उसकी डोमेस्टिक करेंसी है, राइट? एंड इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट फॉर अ यूएस बेस्ड इन्वेस्टर। तो यही बताना था कि सेम करेंसी का पेयर आपके लिए हो सकता है डायरेक्ट कोट हो, पर सामने वाले के लिए वो इनडायरेक्ट कोट हो सकता है। ठीक है, उसी का डिस्कशन अभी अपन लोग ने यहाँ पे किया है। एक बार रीड करते हैं। देखो, एन एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट जिसमें डोमेस्टिक करेंसी इज द प्राइस करेंसी DC and foreign currency is taken in the base currency DC upon FC। क्या होता है? It is a direct quote, is a direct quote for an investor in the domestic country। Now the same exchange rate, this exchange rate, जो भी exchange rate आप ये वाला देखे, ये किसी और के लिए इनडायरेक्ट कोट हो सकता है। इट विल बी एन इनडायरेक्ट कोट फॉर एन इन्वेस्टर लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्री। आई होप दिस इज क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं। अ कोट ऑफ 83 INR upon USD, INR upon USD। Let's say you are an Indian investor, so this is your direct currency, domestic currency, this is your foreign currency DC upon FC। this is a direct quote for an Indian, for an Indian। ये इंडियन के लिए तो डायरेक्ट कोट है। So this is a direct quote for an Indian based investor, but the same will be an indirect quote for a US based investor। US based investor के लिए INR is a foreign currency and USD is a domestic currency। Now FC upon DC is an indirect quote। It is an indirect quote from a US person, from a US citizen point of view for a US based investor। देखो एक और एग्जांपल। अ कोट ऑफ 0.0120 USD बाय INR है, USD बाय INR है, तो अपने लिए ये इनडायरेक्ट कोट हो गया। फॉर एन इंडियन बेस्ड इन्वेस्टर इट इज एन इनडायरेक्ट कोट, बट फॉर अ US बेस्ड इन्वेस्टर क्योंकि उसकी डोमेस्टिक करेंसी प्राइस करेंसी बन रही है DC ऊपर आ रहा है, इट इज अ डायरेक्ट कोट फॉर अ US बेस्ड इन्वेस्टर। अब आपको एक टिप दे रहा हूं यहाँ पे। अगर आपको बहुत स्मूथली सारे फॉरेन एक्सचेंज के कैलकुलेशंस करने हैं, राइट फ्रॉम CFA लेवल 1 टू CFA लेवल 3, ऑलवेज कन्वर्ट ऑल द एक्सचेंज रेट्स टू अ डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करो फॉर एन इन्वेस्टर जिसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आपको अपने के हिसाब से नहीं देखना है, आपको हमेशा इंडिया के हिसाब से नहीं देखना है, बिकॉज यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया। नो, फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू जिसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई सैम इज डूइंग दिस, सैम इज अ US बेस्ड सिटीजन एंड वो कंसिडर कर रहा है इन्वेस्ट करना कहीं और पे। तो आपको हमेशा सैम के व्यू पॉइंट से एक्सचेंज रेट को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है। आपका कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। So if you want to better navigate through all the questions, make sure to always convert all the quoted exchange rates to direct quote। डायरेक्ट कोट करो में कन्वर्ट करो वो इन्वेस्टर के लिए जिसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हमेशा DC बाय FC रखना, डोमेस्टिक बाय फॉरेन। ठीक है, हो सकता है आप अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेट्स से कियारा के लिए,
ही इज अ दुबई बेस्ड इन्वेस्टर। तो इसके लिए, सिंस शी इज अ दुबई बेस्ड इन्वेस्टर, इसके लिए एईडी, दुबई का धीरम, विल बी डोमेस्टिक करेंसी। तो आप हमेशा कन्वर्ट करना सारे एक्सचेंज रेट को एईडी बाय एनी अदर करेंसी में। लेट्स से एईडी बाय यूएसडी हुआ, एईडी बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ, हमेशा ऐसे कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट ऑल द कोटेड एक्सचेंज रेट टू द डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट किसको बोलते हैं? डीसी अपॉन एफसी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में थोड़ा देर डिस्कशन करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है? नाम से समझो, परचेजिंग पावर में पैरिटी होना मतलब अगर 1 kg ऑफ एप्पल यूएस में $1 का मिलता है और सेम 1 kg एप्पल इंडिया में ₹83 का मिलता है, ठीक है, तो हिसाब से इनके बीच में जो एक्सचेंज रेट होना चाहिए, दैट शुड बी $1 इज इक्वल टू ₹83। तो परचेजिंग पावर में कैसे अपन पैरिटी लाएं, कैसे अपन इक्विवेलेंस लाएं? जो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको $1 यूएस में खरीद सकता है, 1 kg ऑफ एप्पल, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पैरिटी में आपका ₹83 इंडिया में खरीदना चाहिए। दैट इज 1 kg ऑफ एप्पल। परचेजिंग पावर पैरिटी ये बोलता है। दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है कि सेम चीज को दूसरे एंगल से बोलता है। अगर $1 इज इक्वल टू ₹83, ठीक है, मतलब अगर $1 यूएस में 1 kg ऑफ एप्पल खरीद सकता है, तो इंडिया में ₹83 भी 1 kg ऑफ एप्पल खरीदना चाहिए। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा, अगर 1 kg ऑफ एप्पल का दाम यूएस में $1 है और इंडिया में ₹83 है, तो इनके बीच में एक्सचेंज रेट भी $1 इज इक्वल टू ₹83 का होना चाहिए। थियोरिटिकली ऐसा होना चाहिए। क्या ये हमेशा होगा? विल इट बी ऑलवेज प्रैक्टिकली पॉसिबल? द आंसर इज नो, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रेड बैरियर होते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होते हैं, डिमांड सप्लाई के इश्यूज रहते हैं, जो एक्सचेंज रेट को रियल लाइफ में डिटरमाइन करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। बट आइडियली परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में दिस इज हाउ यू डिटरमाइन एन एक्सचेंज रेट। दिस इज हाउ यू डिटरमाइन एन एक्सचेंज रेट। अगर यूएस में 1 kg ऑफ एप्पल इज कॉस्टिंग यू $1 एंड इंडिया में 1 kg ऑफ एप्पल इज कॉस्टिंग यू ₹83, तो आइडियली आइडियली इनके बीच में एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू ₹83 का होना चाहिए। बट क्या ये हमेशा ऑलवेज ऐसा होगा प्रैक्टिकल रियल लाइफ वर्ल्ड में? द आंसर इज नो, बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व है, ट्रेड बैरियर्स इन्वॉल्व हैं, टाइम, इंटरेस्ट, कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण दिस में नॉट बी अ प्रैक्टिकल एक्सचेंज रेट। दिस इज जस्ट अ थियोरिटिकल एक्सचेंज रेट बेसिस परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बिग मैक इंडेक्स देखेंगे अपन बाय द इकोनॉमिस्ट, बहुत ज्यादा फेमस है, जिससे अपन रियल टाइम परचेजिंग पावर पैरिटी को एनालाइज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। सबसे पहले समझो परचेजिंग पावर पैरिटी बोलता क्या है। इट इज अ थियोरिटिकल एक्सचेंज रेट, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ऑलवेज इन थ्योरी, that allows us to buy the same amount of goods and services in either country। यहाँ पे अगर आप 1 kg ऑफ एप्पल खरीद पा रहे हो, तो सेम 1 kg ऑफ एप्पल खरीदने में आपको इंडिया में कितना रुपीस लगेगा, आप वो देख लो, एंड दिस शुड बी योर आइडियल एक्सचेंज रेट। सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन आइदर कंट्री। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको दोनों कंट्री में प्राइजेस पता है वो सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे आप बैक कैलकुलेट कर सकते हो, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि उनके बीच में आइडियल एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ थियोरिटिकल एक्सचेंज रेट विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट करेंसी इन ईच कंट्री कैन बाय। दोनों तरीके से अपन देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इफ 1 kg of apple cost $1 in US and in India it is costing ₹80, then the ideal exchange rate, the theoretical exchange rate between these two countries should be 80 INR per USD. It should be 80 INR per USD.
बट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड पीपीपी के कंसेप्ट, परचेसिंग पावर पैरिटी के कंसेप्ट नहीं होल्ड करते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल इश्यूज, जैसे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुआ, ट्रेड सप्लाईज हुआ, डिमांड सप्लाई हुआ ऑफ एप्पल्स इन आइदर कंट्रीज। इसके कारण परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं होल्ड करता है। तो अपन बिग मैक इंडेक्स के बारे में देखेंगे। तो बिग मैक इंडेक्स क्या किया कि एक यूनिवर्सल फूड को इसने उठाया और कंपेयर किया कि उस फूड आइटम का डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या प्राइसेस है। एक यूनिवर्सल फूड उनको मिला इज द मैकडोनल्ड का बर्गर। उसको पता चला कि मैकडोनल्ड का बर्गर इज अवेलेबल मोस्टली इन ऑल द कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज में मैकडोनल्ड के बर्गर का क्या प्राइस है, उसके बेसिस में इन्होंने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश करी और फिर देखा कि रियल वर्ल्ड में क्या एक्सचेंज रेट वैसा होता है या उससे डेविएटेड। उससे इनको पता चला कि कौन सी करेंसी ओवर वैल्यूड है और कौन सी करेंसी अंडर वैल्यूड है यूजिंग बिग मैक एक्सचेंज रेट। कैसे होता है वो अभी अपन देखेंगे। एक एग्जांपल देखो कि अगर बिग मैक यूएस में $5 का मिलता है, ठीक है, और चाइना में वो 20 युआन का मिल रहा है। यूएस में $5 का मिल रहा है, $5, एंड चाइनीज में यूएन में 20 युआन का मिल रहा है। मतलब आइडियली एक्सचेंज रेट शुड बी $1 इज इक्वल टू 4 युआन। आइडियल एक्सचेंज रेट शुड बी $1 इज इक्वल टू 4 युआन। अगर रियल वर्ल्ड में ये एक्सचेंज रेट नहीं है, लेट्स से एक्सचेंज रेट इज 6 युआन, लेट्स से एक्सचेंज रेट इज 6 युआन, तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई आइडियली तो तुमको 4 चाइनीज युआन देने से $1 मिल जाना चाहिए था परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, बिकॉज जो चीज $5 की यूएस में मिलती है वो सेम एग्जैक्ट चीज 20 यूनिट्स ऑफ चाइनीज करेंसी की मिलती है इन चाइना। तो आइडियली 4 युआन देके तुमको $1 मिल जाना चाहिए था, बट तुमको 6 युआन देना पड़ रहा है, 6 युआन देना पड़ रहा है टू गेट दैट सेम $1। मतलब तुम्हारे युआन को लोग उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे युआन को लोग उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तुमसे ज्यादा युआन मांग रहे हैं फॉर गिविंग यू दैट सेम $1। दिस implies that yuan is undervalued, this implies that yuan is undervalued। ठीक है, आइडियली तो 4 युआन देने से $1 मिल जाना चाहिए था आइडियल वर्ल्ड में, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि लोग तुमसे ज्यादा युआन मांग रहे हैं, तब तुमको $1 देना चाह रहे हैं। दैट मीन्स तुम्हारे युआन की ओरिजिनल रियल वर्ल्ड में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, युआन इज बीइंग अंडर वैल्यूड। ठीक है, दिस इज हाउ बिग मैक इंडेक्स वर्क्स। डिफरेंस इन लोकल प्राइजेस विल सजेस्ट यू कि आइडियल एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। अगर $5 यूएस में है और 20 युआन चाइना में है, तो आइडियल एक्सचेंज रेट शुड बी 1:4। बट एक्चुअल एक्सचेंज रेट अगर $1 इज इक्वल टू 6.4 युआन है, इसका मतलब इट इज 38% अंडर वैल्यू। 6.4 माइनस 4 करोगे तो तुम्हारे वैल्यू को हम 38% अंडर वैल्यू कर रहे हैं तुम्हारी करेंसी को। लाइक वाइज अपन सारी करेंसीज का देख सकते हैं विथ यूएस डॉलर एज अ बेस कि वो अंडर वैल्यूड है कि वो ओवर वैल्यूड है। एक इंडिया का भी एग्जांपल लिया है इन्होंने। इंडिया का एग्जांपल देखो, ये चार्ट है, ठीक है, दिस इज द चार्ट दैट यू सी। यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सबसे अंडर वैल्यूड करेंसीज में आती है, एंड वर्ल्ड की जो सबसे ओवर वैल्यूड करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी। मतलब अगर कोई बंदा इंडिया से स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है तो वो एक अंडर वैल्यूड करेंसी को खर्चा करेगा एक ऐसी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो कि ओवर वैल्यूड है, जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर है। आइडियली उसकी वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, दिस इज ओवर वैल्यूड, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। बट इंडियंस के लिए वो डबल लॉस हो जाएगा क्योंकि उनकी करेंसी इज अंडर वैल्यूड, कोई उनकी करेंसी को वैल्यू नहीं कर रहा है। तो एक तो आप ये लॉस झेले बिकॉज योर करेंसी इज दिस मच अंडर वैल्यूड। आपकी करेंसी की वैल्यू ये होनी चाहिए थी पर उसकी वैल्यू ये है। योर करेंसी वैल्यू शुड हैव बीन दिस,
but your currency is now valued at this. So from this you are going to buy something that is overvalued. आप एक ऐसी करेंसी बाय कर रहे हो जो अपने फंडामेंटल वैल्यू से बहुत ऊपर है, जो बहुत ओवर वैल्यूड है, एंड वो भी आप उस करेंसी को कैसे बाय कर रहे हो? एक ऐसी करेंसी से जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। हिसाब से तो आपको बहुत कम रुपीस देना चाहिए था, बट लोग आपसे ज्यादा रुपीस मांगते हैं टू गिव यू दिस 1 यूनिट ऑफ दिस ओवर वैल्यूड करेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं कि बिग मैक इंडिया में रफली $209 में मिल जाता है एंड यूएस में $5.58 में मिलता है। तो द आइडियल एक्सचेंज रेट बिटवीन देम इज 37.46। यस, 209 डिवाइडेड बाय 5.58। अगर कोई चीज इंडिया में 209 की मिल रही है एंड यूएस में $5.58 की मिल रही है, तो द आइडियल एक्सचेंज रेट इज 37.46, बट द एक्चुअल एक्सचेंज रेट इज 82.25। सोचो, हिसाब से आपको 37.46 रुपीज देने से $1 मिल जाना चाहिए था, बट द वर्ल्ड इज आस्किंग यू 82 रुपीज टू गिव यू दैट सेम $1। आपकी रुपीस की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं लोग। पीपल आर अंडर वैल्यू वॉट यू हैव इन योर पॉकेट, दैट इज वाई दे आर आस्किंग मोर ऑफ इट टू गिव यू दैट सेम $1। इसीलिए योर इंडियन रुपी इज 54.5% अंडर वैल्यूड। इंडियन रुपी इज अंडर वैल्यूड। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिग मैक इंडेक्स है बाय द इकोनॉमिस्ट। इससे आप रियल टर्म्स में परचेजिंग पावर पैरिटी कंपेयर करते हो अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, we'll take a break of 1 minute and then we will continue with nominal exchange rate and real exchange.